अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, ये जो आपके सामने है बेसिकली ये एक लेज़र है जो कि पहले बारकोड वगैरह में इस्तेमाल होती थी और अब भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है। आज हमारा लेक्चर इसी लेज़र के बारे में है कि क्या कंस्ट्रक्शन है और क्या वर्किंग है, और इस लेज़र को कहते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। तो क्या है हीलियम नियॉन लेज़र? HENE लेज़र से भी इसको जाहिर कर सकते हैं। देखो, ये जो लेज़र है ये पहली जो है वो कंटिन्यूस वेव लेज़र है जो कि बनाई गई थी। कंटिन्यूस वेव लेज़र क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन याद रखना कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस वेव लेज़र। और ये बिल्ट की थी 1961 में अली जवान बेनेट और हैरियट ने बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्रीज़ में। और बेसिकली मकसद भी बेल लेबॉर्ट्रीज से ही रिलेटेड था, टेलीफोन कम्युनिकेशन से ही इसका ताल्लुक था। अब कंटिन्यूस वेव लेज़र क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ, और मैंने आपको बता दिया इसका यूज़ क्या है स्कूल की लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, और ओल्ड बार कोड स्कैनर्स जो होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जो कंटिन्यूस लेज़र होती है ना, जो कि हीलियम नियॉन लेज़र है, वो बिल्कुल इस तरह से काम करती है। यानी उससे जो वेव्स निकलती हैं वो कंटिन्यूसली निकलती रहती हैं। जबकि इससे पहले जो लेज़र इस्तेमाल होती थी वो पल्स लेज़र कहलाती थी, जिनमें जो है वो पल्सेज इमिट होती थी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि एक पल्स इमिट होती है, फिर गैप आता है, फिर एक टाइम पीरियड के बाद अगली पल्स इमिट होती है, और इस तरीके से पल्स इमिट होती चली जाती हैं। तो पल्स लेज़र और ये कंटिन्यूस लेज़र है, और ये पहली कंटिन्यूस वेव लेज़र थी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई, जिसमें हीलियम और नियॉन को इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है? देखो, हीलियम नियॉन लेज़र को आप डिवाइड कर सकते हैं तीन इसेंशियल कंपोनेंट्स के अंदर ना। तीन इसके बेसिक हिस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं लेकिन बेसिक हिस्से ये तीन हैं। सबसे पहले एक गेन मीडियम होगा, दूसरा एक पंप की सोर्स होगी, और तीसरा एक रेजोनेटिंग कैविटी होगी। गेन मीडियम होगा कि भाई वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है जिसके अंदर सारा काम हो रहा है, तो वो हीलियम और नियॉन है, जाहिर सी बात है। पंप सोर्स है जो कि पंप करने का, वोल्टेज को प्रोवाइड करने का काम करेगी। और रेजोनेटिंग कैविटी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेज़र के बारे में कि लेज़र जो है उसमें जो लाइट बाहर आती है एक्चुअली एम्पलीफाइड होती है। तो एम्पलीफाई करने के लिए एक कैविटी चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर रेजोनेंस हो। तो एम्पलीफिकेशन का काम ये रेजोनेटिंग कैविटी करेगी। हर एक का ये काम है। सबसे पहले अगर गेन मीडियम की बात करें तो देखो, गेन मीडियम के अंदर क्या क्या है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें लो प्रेशर मिक्सचर मौजूद होता है हीलियम और नियॉन का। दोनों जो है, अगर आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में आप थोड़ा सा आइडिया रखते हैं, तो हीलियम और नियॉन दोनों जो हैं ये आइडियल गैसेज हैं, और ये एक रेशो में पाई जाती हैं। इनका रेशो 5:1 या 20:1 के दरमियान में लाया करता है, और इनको एक ग्लास ट्यूब के अंदर बाउंड किया जाता है। यानी कि हीलियम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। आप देखो, 5 एटम्स अगर हीलियम के हैं और एक एटम नियॉन का है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 हीलियम के एटम्स हैं और एक एटम जो है वो नियॉन का। इस तरीके से इनको एक ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो बाउंड करके रखा जाता है। ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर वहाँ पे होता है हीलियम का वो 1 मिली बार होता है, जबकि नियॉन का जो है वो उससे कम होता है, 0.1 मिली बार के बराबर होता है। तो गेन मीडियम मैंने आपको बता दिया कि जहाँ बेसिक काम होगा, असल जो गैस मौजूद होगी, जहाँ पर सारा पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा वगैरह वगैरह, ये सब एक मीडियम के अंदर होता है। और ये मैंने आपको बता दिया, एक लो प्रेशर वाला मिक्सचर है हीलियम और नियॉन का, जिसमें जो प्रेशर है हीलियम का वो 1 मिली बार है, जबकि नियॉन का तो बहुत ही कम है, 0.1 मिली बार। इस तरीके की एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर जो है ये गिलास की ट्यूब है, और इसके अंदर जो है वो हीलियम और नियॉन के गैस के मिक्सचर को भरा जाता है। और इस तरीके से दरमियान में एक और ट्यूब भी होती है, ये लेज़र बोर ट्यूब कहलाती है। ठीक है। इसका भी अहम मकसद है कि ये जो है ना लेज़र को इमिट कराने में, उसको फ्लो कराने में अहम किरदार अदा करती है। तो ये एक लेज़र बोर ट्यूब होती है। ठीक है। गेन मीडियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आओ ज़रा पंप सोर्स, जो कि मैं बता रहा हूँ कि वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करती है बेसिकली। तो जो पंप एनर्जी होती है लेज़र की, वो प्रोवाइड की जाती है बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ सेवरल 100 वोल्ट्स। कई सौ वोल्ट जो है वो अप्लाई किए जाते हैं लेज़र को प्रोड्यूस करवाने के लिए। और एनोड और कैथोड के दरमियान में होता है, जाहिर सी बात है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है एट ईच एंड ऑफ ग्लास ट्यूब। हर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब के ऊपर मौजूद होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। और जो करंट है वो 5 से 100 मिली एम्पियर का जो है
वो लेज़र ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। वोल्टेज तो सेवरल 100 वोल्ट्स होते हैं, पर करंट जो है वो कम होता है। 100 मिली एम्पियर कह लो, या 5 से लेके 100 मिली एम्पियर तक काम होता है। अच्छा, अब आप ज़रा देख लो पंप सोर्स कहाँ आएगी। सबसे पहले एक हाई वोल्टेज की सोर्स होगी, वोल्टेज हाई होना चाहिए, सेवरल 100 वोल्ट। और फिर ये तार कनेक्ट होंगे, इधर एक कनेक्ट होगा एनोड के साथ, ग्लास ट्यूब में एनोड होगा मौजूद, और इसी तरीके से यहाँ पर एक मौजूद होगा कैथोड। तो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पर एनोड हो जाएगा। ये पंप करने का काम करेगा बेसिकली ना, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेजोनेटिंग कैविटी के अंदर क्या क्या आ रहा है। रेजोनेटिंग कैविटी के अंदर जो ग्लास ट्यूब है, उसको प्लेस किया जाता है दो पैरेलल मिरर्स के दरमियान में। एक लेफ्ट साइड पर मिरर होता है जो कि पार्शियली सिल्वर्ड होता है, और उससे आउटपुट कपलर कहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं लेफ्ट और राइट, मैंने आपकी फिगर में राइट साइड पे बनाया हुआ है। और एक मिरर जो है वो फुल्ली सिल्वर्ड होता है, जिसको हाई रिफ्लेक्टर कहते हैं। ठीक है, वो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर बनाया है। जो फुली सिल्वर्ड मिरर होता है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, जबकि जो पार्शियली सिल्वर मिरर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द पार्ट को, लेकिन कुछ पार्ट को जाहिर सी बात है आगे भेज भी देता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये इस तरीके से सोर्स जुड़ी हुई थी, आउटपुट कपलर लगा हुआ है, और एक तरफ एक हाई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। जो हाई रिफ्लेक्टर है ये फुल्ली सिल्वर्ड है। ठीक है, लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकती, ये तो हमेशा रिफ्लेक्ट ही करेगा लाइट को। ये आउटपुट कपलर है, ये मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन एक अमाउंट तक ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा। और अगर अगर लेज़र की शिद्दत एक ख़ास वैल्यू पे चली जाएगी तो जाहिर सी बात है आउटपुट कपलर के आर पार भी जा सकती है लेज़र लाइट। तो एक तरफ हाई रिफ्लेक्टर है और एक तरफ आउटपुट कपलर है, जो कि सिर्फ आउटपुट को लगातार बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दी। गेन मीडियम भी हो गया, पंप सोर्स भी हो गए, और रेजोनेटिंग कैविटी जो खाली जगह होती है मिरर्स के दरमियान में, ये भी मैंने आपको बता दी। अब आओ ज़रा लेज़र ऑपरेशन काम कैसे करता है। हालांकि लेज़र ऑपरेशन हमने समझा था पिछले वाले लेक्चर में लेज़र की वर्किंग में, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़े डिफरेंट अंदाज से समझते हैं कि एक्चुअली हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर क्या होता है। तो देखो, जब पावर को स्विच ऑन किया जाता है तो जो हाई वोल्टेज सोर्स होती है, समझ लो कि हमारी एग्जांपल के अंदर 10 किलो वोल्ट के बराबर वो अप्लाई किया जाता है गैस मिक्सचर पे। ये पावर इतनी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है गैस के मिक्सचर में। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस डिस्चार्ज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली उनको एक्सेलरेशन मिल जाता है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में थ्रू गैस मिक्सचर। और फिर क्या होता है कि जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी कुछ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं हीलियम एटम्स को। अब जैसे ही हीलियम एटम्स को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से जंप कर जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट पर, मतलब जितनी उनकी एनर्जी मिलती है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं जहाँ पर पहुँच जाते हैं वो F3 है और F5 है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इधर, इस तरीके से हो रहा है। एनर्जी जो क्या कहते हैं हमारे पंप सोर्स की वजह से जो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलरेशन आई, और वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर हीलियम के एटम्स को। और हीलियम के एटम्स को जब एनर्जी मिलती है तो ये F3 में और F5 में जंप कर जाते हैं, एक्साइट स्टेट में और मेटास्टेबल में। ये एक्साइट स्टेट है F5, और F3 जो है वो मेटास्टेबल स्टेट है। एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को और वो जंप कर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए F5 की तरफ एक्साइट स्टेट में, जिनको एनर्जी ज़्यादा मिली, और जिनको एनर्जी कम मिली वो F3 यानी कि मेटास्टेबल स्टेट की तरफ जंप कर गए। तो ये हमारे दो काम हो गए, एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को हीलियम के, और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर गए एक्साइट स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप ये है कि जो मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम के, वो जाहिर सी बात है वो रिटर्न नहीं कर सकते ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं उन्हें वहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है, तभी तो उसको मेटास्टेबल स्टेट कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना काफ़ी देर तक रुकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियस इमिशन से रिटर्न नहीं हो सकते, लेकिन वो रिटर्न हो सकते हैं ग्राउंड स्टेट में अपनी कुछ एनर्जी को ट्रांसफ़र करके लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन के एटम को। ठीक है, अब समझ जाओ मेरी बात। इलेक्ट्रॉन्स चले गए एक्साइट उसमें मेटास्टेबल स्टेट में, ठीक है, जो कि F3 थी। अब फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ सकते,
ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नियॉन में मौजूद होते हैं। अच्छा, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं कुछ एक्साइड स्टेट के नियॉन एटम के, वो बिल्कुल सेम होते हैं मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम एटम। अगर आपके जहन में ये बात आ रही थी तो अभी आपको जवाब मिल गया कि हीलियम और नियॉन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो रीज़न ये है कि हीलियम के बहुत सारे जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो मैच करती है हमारे नियॉन के एक्साइड स्टेट के साथ। हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट्स मैच करती हैं नियॉन के एक्साइड स्टेट के साथ, तो ये काम हो सकता है। तो ऐसा समझ लो कि जो आइडेंटिकल स्टेट्स हैं F3 और E3 है। F3 मैंने बता दिया था हीलियम का था, और E3 समझ लो किसका है, E3 है हमारे पास नियॉन का। फिर ये हीलियम का F5 था, और E5 भी किसका है, हमारे पास नियॉन का। ये मैंने आपको बता दिया E3 और E5 जो है वो एक्साइड स्टेट हैं, या मेटास्टेबल भी कह सकते हो नियॉन एटम की। ये देखो, ये हीलियम एटम था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे यहाँ पर 5 में एक्साइड स्टेट में, कुछ चले गए थे 3 में मेटास्टेबल स्टेट में, और ये वो चले जाएंगे नियॉन के पास। यहाँ से तो वापस नहीं आ सकते थे F5 वाले, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हीलियम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम कर जाते हैं नियॉन की ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो मैच करता है नियॉन के साथ। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा आगे इस रिजल्ट में, यानी क्या होगा एज अ रिजल्ट, जो लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन के, अब उनको एनर्जी मिल गई है। जब एनर्जी मिल गई है हीलियम के एटम से, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में या मेटास्टेबल स्टेट में जम कर जाते हैं। कहाँ पर, E3 में, E5 में। ठीक है। जबकि जो एक्साइड स्टेट थे हीलियम के, उन्होंने एनर्जी नियॉन के एटम्स को दे दी थी, तो वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। तो हीलियम का काम खत्म हो गया, उन्होंने एनर्जी नियॉन को दे दी, और जितनी एनर्जी बची उसके साथ वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ गए। ठीक है। तो सिर्फ हीलियम एटम का क्या काम था, हीलियम के एटम ने नियॉन के एटम में पॉपुलेशन इन्वर्जन करा दी। ठीक है ना, आबादी बढ़ा दी वहां पर मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। ऐसा हो गया। देखो, अब मैंने आपको वो बता दिया, हीलियम का तो काम ही खत्म हो गया, वो उसके इलेक्ट्रॉन चले गए ग्राउंड स्टेट में, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ के जो नियॉन इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए हैं ये मेटास्टेबल स्टेट्स में, E5 में और E3 में, जो कि हाई एनर्जी स्टेट्स हैं नियॉन की। और पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे आबादी बढ़ गई है। तो जो नंबर ऑफ नियॉन एटम्स होते हैं एक्साइड स्टेट में वो बिल्ड करते हैं, बार और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बार बार हीलियम से एटम आते रहेंगे, नियॉन के एटम के अंदर हो जाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन, तादाद बढ़ जाती है मेटास्टेबल स्टेट में एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। और जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है तो आपको पता है कि अब लेज़र एमिट हो सकती है। तो जो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन होता है उसके नतीजे में एक लाइट एमिट होती है जिसकी वेवलेंथ होती है 632.82 नैनोमीटर के बराबर, जो कि रेड कलर की लाइट होती है, और ये इमिट करते हैं हीलियम नियॉन के एटम्स। जाहिर सी बात है, तो हीलियम नियॉन लेज़र बनती है। ठीक है। अब दोबारा से देखिए, ये आपके पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर था। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर काम हुआ। अब लाइट जब भी प्रोड्यूस होगी तो वो आउटपुट कपलर और हाई रिफ्लेक्टर के दरमियान में कई मरतबा रिफ्लेक्ट करती रहेगी, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, और जैसे ही उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो आउटपुट कपलर वाली साइड से बाहर आएगी, इस तरीके से। ठीक है। तो हीलियम नियॉन लेज़र की वजह से जो लाइट एक्चुअली प्रोड्यूस होती है वो रेड लाइट होती है, जिसकी आपको मैंने वेवलेंथ बता दी 632.82 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से काम करती है हमारी हीलियम नियॉन लेज़र, जिसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई, जिसका लेज़र ऑपरेशन मैंने आपको बताया। फिगर की प्रैक्टिस करो, और कोई क्वेश्चन है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।